अच्छा, एक सवाल का जवाब दीजिए। क्या आप अपनी ज़िंदगी से प्यार करते हैं? अगर वाकई में प्यार करते हैं तो फिर समय बर्बाद ना करें, क्योंकि ज़िंदगी ना इसी से बनी है। वैसे बात तो सही है। 24 घंटे मिलते हैं और वो भी ना कम लगते हैं। ऐसा लगता है कि 1-2 घंटे एक्स्ट्रा मिल जाते तो शायद हम थोड़ा ज़िंदगी को ज़्यादा जी लेते, ज़्यादा ट्रैवल करते, ज़्यादा काम करते, ज़्यादा पैसा कमाते। लेकिन हमको ये सब पता है कि 24 घंटे से ना तो 1 सेकंड ज़्यादा मिलने वाला है और ना ही 1 सेकंड कम मिलने वाला है। जो भी करना है, जितना भी करना है, जिस तरीके से करना है, दुनिया के जिस कोने में जाके करना है, इन्हीं 24 घंटों में करना है। और सच्चाई ये है कि ये वाकई में बहुत मुश्किल है। लेकिन आप परेशान क्यों होते हैं? आपके पास है ना समरी फॉर यू चैनल, जो हमेशा आपको गाइड करता है और कोई ना कोई सॉल्यूशन लेकर आता है। और आपकी इस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन है आज की एक कमाल की ऑडियो बुक समरी। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं संदीप साहनी आपके साथ, और अगला आधा घंटा इन्वेस्ट कीजिए इस समरी पर, जो आपको गाइड करेगी और बहुत सारे नए नए इंसाइट्स देगी। तो इस समरी का नाम है मास्टर योर टाइम, अ प्रैक्टिकल गाइड टू इंक्रीज योर प्रोडक्टिविटी एंड यूज योर टाइम मीनिंगफुली, जिसे लिखा है थिबॉट म्यूरिस ने। तो आइए इस जर्नी को शुरू करते हैं। पहला चैप्टर है अंडरस्टैंडिंग प्रोडक्टिविटी। दोस्तों और फैमिली के साथ अच्छा रिश्ता बनाए रखने के साथ साथ इम्पोर्टेंट और मीनिंगफुल काम करना ही प्रोडक्टिविटी कहलाता है। अपने टाइम के बादशाह बनने का मतलब यही है कि आप इसे अपनी हॉबीज, काम और सोशल रिलेशनशिप्स के लिए सही तरीके से इस्तेमाल करते हैं। इससे भी बहुत बड़ा फर्क पड़ता है कि आप इसके प्रति कितने कमिटेड हैं। प्रोडक्टिविटी का मतलब है कि आप अपने कामों को कैसे मैनेज करते हैं और आप उनमें कितनी एनर्जी लगाते हैं। आइए इसे दूसरे तरीके से समझते हैं। पूरे दिन में आपकी एनर्जी का लेवल बढ़ता और घटता रहता है, इसलिए आपकी एनर्जी का लेवल सबसे ज़्यादा कब रहता है ये जानना जरूरी है। जैसे कि आपकी एनर्जी शाम के मुकाबले सुबह के टाइम ज़्यादा होती है, इसलिए सुबह का 1 घंटा ज़रूरी चीज़ों को करने में लगाना आपकी प्रोडक्टिविटी को बढ़ा देता है। आपको इसे बिना इधर उधर ध्यान भटकाए एक काम को इफेक्टिव तरीके से करने पूरा लगा देना चाहिए। अपनी प्रायोरिटीज़ को पहचानना यह जानने में हेल्प करता है कि आपको किन कामों पर ध्यान देना चाहिए, वरना आप अपना ज़्यादातर टाइम फालतू के कामों पर बिता देंगे। एनर्जी साइकिल में 6 फेज होते हैं। पहले फेज में आपको उस एनर्जी को बचाना है जो आप अपनी नींद की क्वालिटी को बढ़ाकर, पौष्टिक यानी कि अच्छा खाना खाकर और रोजाना एक्सरसाइज करके क्रिएट कर सकते हैं। जब आपके पास पूरी एनर्जी होती है तो दूसरी फेज में आपको पता होने चाहिए कि उस एनर्जी को कहाँ और कैसे इस्तेमाल करना है। इस साइकिल का तीसरा फेज है एनर्जी को सबसे ज़्यादा जरूरी काम पर लगाना। चौथे फेज में आपको अपनी पूरी एनर्जी उस काम में लगानी चाहिए और इधर उधर के डिस्ट्रैक्शन यानी ऐसी चीज़ें जो आपका ध्यान भटकाती है उन्हें दूर करना है। इसके बाद रेगुलर ब्रेक्स ले करके अपनी एनर्जी को फिर से रिचार्ज कीजिए और इस साइकिल को फिर से शुरू कीजिए। आगे दिए गए प्रोडक्टिविटी के लेवल्स आपको ये जानने में हेल्प करेंगे कि अपना टाइम आपको सही तरीके से कहाँ पर इस्तेमाल करना चाहिए। पहले लेवल में अपने फोकस को बेहतर करने के लिए आसपास के डिस्ट्रैक्शन को हटाइए। इसके बाद किसी भी काम में पूरे जोश से लगने के लिए दूसरे लेवल में अपनी एनर्जी लेवल को बढ़ाने की बात की गई है। तीसरे लेवल में आपको उस खास विजन और गोल्स को डिफाइन करना है जो आपको फोकस करने वाले काम या टास्क को पहचानने में हेल्प करता है। चौथा लेवल एक टू डू लिस्ट और टाइम फ्रेम वर्क बनाकर पूरे दिन के लिए सिस्टम को प्लान करने के बारे में है। पांचवें लेवल में फैमिली, दोस्त और दूसरों के साथ घुल मिलकर सोशल लाइफ को एक्टिव रखने के लिए कहा गया है। वैसे चौथे लेवल में ये भी बताया गया है कि किसी सिस्टम का प्लान बनाना प्रोडक्टिविटी का एक इम्पॉर्टेंट लेवल है, लेकिन इसके लिए सिस्टम का कॉम्प्लेक्स होना जरूरी नहीं है। अपने प्रोडक्टिविटी सिस्टम को बनाने और इसे लॉन्ग टर्म तक इस्तेमाल करने में मदद करने के लिए यहाँ पर कुछ टिप्स दिए गए हैं। सबसे पहले प्रोडक्टिविटी टूल्स के बारे में भूल जाइए। प्लानिंग और सिस्टम को बनाने के लिए आपको सिर्फ पेन और पेपर का इस्तेमाल करना चाहिए। दूसरा, अपने प्रोडक्टिविटी लेवल्स के बारे में सोचिए, फिर एक सीधा साधा सिस्टम बनाकर इसकी शुरुआत कीजिए। फिक्र मत कीजिए, क्योंकि जैसे जैसे आप प्रोडक्टिविटी एडवांस लेवल्स पर जाएंगे, आप सिस्टम को दोबारा बनाने के साथ साथ उसे इम्प्रूव भी कर सकते हैं।
इसके अलावा टाल मटोल करने की आदत को समझने से आपको अपनी प्रोडक्टिविटी को बेहतर बनाने में हेल्प मिलेगी। टाल मटोल करना किसी भी इंसान की एक ऐसी आदत है जिससे उसकी ताकत कम होती है। इसलिए यह जानना आपके लिए ज़रूरी है कि आप चीज़ों को क्यों टालते हैं या मोटिवेशन कैसे काम करता है। आप चीज़ों को क्यों टालते हैं, इसकी कुछ वजह यहाँ पर दी गई है। पहली वजह यह है कि आपको कुछ बातें क्लियर नहीं है, जैसे कि वो काम कितना इम्पोर्टेंट है, आपको क्या करने की ज़रूरत है और आप उसे कैसे पूरा करेंगे। इसके बदलने के लिए खुद से पूछे कि आप सच में मानते हैं कि वो काम इम्पोर्टेंट है। इसके बाद उन वजहों को पहचाने जिससे यह पता चले कि उस काम को करना भी चाहिए या नहीं। इन वजहों को जानने के बाद खुद से पूछिए कि अगर आप ये काम नहीं करेंगे तो आगे जाकर आपको किन नतीजों का सामना करना होगा। इसके बाद ये सोचिए कि इसे पूरा करने के बाद आप कैसा महसूस करेंगे और ये सोचकर इसकी शुरुआत कीजिए कि वो काम आसान है। अगर आपको अभी भी पक्का नहीं है कि क्या करना है तो ज़्यादा जानने के लिए अपने सुपरवाइजर से पूछिए, जैसे आपको क्या एक्सपेक्ट करना चाहिए। अगर आप ये नहीं जानते हैं कि काम को कैसे शुरू करें तो पहले उसका प्लान बनाइए। इसके बाद उस काम को करने की ज़्यादा बेहतर अप्रोच के बारे में जानने के लिए एक ऐसे इंसान से हेल्प लीजिए जो उस काम को पहले ही कर चुका है, या फिर किसी दूसरे स्ट्रेटजी के लिए ऑनलाइन सर्च कीजिए। टाल मटोल करने के पीछे दूसरी वजह यह भी है कि आप ये नहीं जानते कि मोटिवेशन कैसे काम करता है और मेंटल रुकावटों का होना जो आपको रोकते हैं। मोटिवेशन का मतलब मोटिवेटेड महसूस करना नहीं है। जब आप किसी काम की शुरुआत करते हैं तो ये आपके एक्शन के बाद खुद ब खुद ही आता है। मेंटल रुकावट भी आपके डिसिप्लिन के आड़े आते हैं, जैसे कि आप सोच रहे हैं कि कोई काम बहुत मुश्किल है, और जब ऐसा होता है तो कामों को लिस्ट करके और उन्हें अलग अलग पार्ट्स में डिवाइड करके आपको उन पर एक्शन लेना चाहिए। आपके टाल मटोल करने की तीसरी वजह है आपका वो डर, जिससे आपको लगता है कि आप काम को अच्छे से नहीं करेंगे। इस डर का होना ठीक है, टेंशन वाली बात नहीं है, लेकिन इससे खुद को रोकने मत दीजिए। इसके बजाय इस डर को महसूस कीजिए और काम को पूरा कीजिए। अपने माइंड में ये बात बैठा लीजिए कि किसी भी चीज़ को हमेशा और बेहतर तरीके से किया जा सकता है। यानी कुछ पत्थर की लकीर नहीं है कि एक बार आपने कर दिया तो बस कर दिया, अब कुछ नहीं हो सकता। ऐसा कुछ नहीं है। इसलिए आपको किसी भी फेलियर या गलतियों से डरने की ज़रूरत नहीं है। चौथी वजह है मेंटल वर्कलोड, जिसकी वजह से आप कामों से घबराहट महसूस करते हैं। इससे निकलने के लिए जो भी काम आपको पूरे करने हैं उन्हें लिख लीजिए। आसान से लेकर मुश्किल कामों के हिसाब से उन्हें बांट दीजिए। हर एक काम के लिए टाइम फिक्स कर दीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा काम को पूरा करने की कोशिश कीजिए। अब जब आपने टाल मटोल करने की आदत और प्रोडक्टिविटी के बारे में समझ लिया है तो आप ऐसे स्ट्रेटजीज बना सकते हैं जो आपको अपने फोकस, टाइम मैनेजमेंट और एनर्जी लेवल्स को बेहतर बनाने में हेल्प कर सके। इस बात पर ध्यान दीजिए कि आपका फ्रेमवर्क आपकी रियलिटी से मैच करता हो ताकि आप उसे सही तरीके से हासिल कर सकें। तो टाइम मैनेजमेंट की इस जर्नी में अगला चैप्टर है अपडेटिंग योर परसेप्शन ऑफ टाइम। मतलब ये है कि हम हमेशा प्रेजेंट में रहते हैं और दूसरी तरफ आप प्रेजेंट में अपने वक्त को इस्तेमाल करने के लिए पास्ट और फ्यूचर को मेंटल मॉडल की तरह इस्तेमाल करते हैं। लेकिन जब आप इन मेंटल मॉडल्स का गलत इस्तेमाल करते हैं तो आपकी प्रोडक्टिविटी पर इसका बहुत बुरा असर पड़ता है। जैसे कि आपको एक ऐसी बात याद आती है जहाँ पर आपको खुद के लिए बहुत ही बुरा लग रहा था या आपको खुद पर दया आ रही थी। अभी यहाँ पर अब सीखे हुए लेसन्स को इस्तेमाल करने के बजाय अपने पास्ट को खुद को प्रेजेंट में लिमिट में बांधने दे रहे हैं। वैसे तो अपने पास्ट को याद रखना गलत नहीं है, लेकिन आपको इसे अपने फ्यूचर को प्रेडिक्ट करने के लिए इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। इसके बजाय अपनी रियलिटी को बेहतर करने के लिए उन लेसन से सीखिए और खुद को मजबूत बनाइए। आप ऐसा अपने अचीवमेंट के बारे में सोचकर अपने पास्ट और प्रेजेंट को खुद से अलग रखकर, खुद को और दूसरों को माफ़ करके और दर्दनाक घटनाओं को भूलकर ऐसा कर सकते हैं। पुरानी बातों को अपने माइंड को हटाकर अपने फ्यूचर की प्लानिंग करना शुरू कीजिए। आप जो बनना चाहते हैं उसे प्रोजेक्ट कीजिए और उसे सच करने के लिए अपने एक्शंस को प्लान कीजिए। खुद के लिए क्लियर रास्ता बनाने के लिए इधर उधर के डिस्ट्रैक्शन को पहचानिए
और उन्हें दूर कीजिए। जो प्रॉब्लम्स आ सकती है उनका अंदाज़ा लगाइए और उन्हें ठीक करने के लिए दूसरे सॉल्यूशन तैयार रखिए। जैसे ही आप अपना प्लान पूरा कर लेते हैं तो एक्शन लेना शुरू कीजिए। आप अपने गोल्स को विजुलाइज करके और उनके लिए एक्साइटेड होकर ऐसा कर सकते हैं ताकि आपके पास उन सभी कामों को करने का मोटिवेशन हो जो आपको अभी पूरे करने हैं। याद रखिए कि फ्यूचर को प्लान करते समय नेगेटिविटी की फिक्र करना बंद कीजिए। इसके बजाय अपने फ्यूचर गोल्स को बिल्कुल उसी तरह सच होते देखिए जैसे कि वो है। तो अब जब अपने पास्ट को गलत तरीके से इस्तेमाल करना बंद कर दिया है तो अब आप प्रेजेंट पर ध्यान दे सकते हैं, क्योंकि यही वो टाइम है जहां पर जादू यानी कि मैजिक हो सकता है। आज आप कौन कौन से काम करेंगे उस चीज़ों को लेकर बिल्कुल क्लियर रहिए। इस दिन को इम्पोर्टेंट काम किए बिना मत बीतने दीजिए। आपको जिनको अपना माइक्रो लाइफ समझना चाहिए जो आपको आपकी माइक्रो लाइफ बनाने में हेल्प करेगा। अगर इस दिन को फालतू के कामों में लगाएंगे तो आपकी भी मीनिंगलेस माइक्रो लाइफ होगी। क्या इससे आपके बड़े गोल्स में कोई मदद मिलेगी? नहीं। इसलिए आपको चैलेंज करने वाली, आपकी वैल्यू को बढ़ाने वाली, यादगार और आपकी हेल्थ को बेहतर करने वाली एक्टिविटीज़ में खुद को लगाकर अपने इरादों को मजबूत कीजिए। ऐसा करने से जब आप उस टाइम को कभी याद करेंगे तो खुद पर प्राउड महसूस करेंगे। लेकिन आप इस बात को कैसे पक्का करेंगे कि आप अपने टाइम को सही तरीके से इन्वेस्ट कर रहे हैं? तो अपनी मौजूदा एनर्जी को किसी काम की चीज़ पर लगाकर आप ऐसा कर सकते हैं। जैसा कि आप ऐसी स्किल सीख सकते हैं जो आगे जाकर आपके बहुत काम आए। ये आपकी मेंटल और फिजिकल हेल्थ का ख्याल रखने में मदद करें। इस तरह से आप अपने वक्त को नेटफ्लिक्स देखने या वीडियो गेम्स खेलने के बजाय मीनिंगफुल कामों में लगा सकते हैं। याद रखिए कि आप अब से एनर्जी को वापस नहीं ला सकते जो आपने फालतू के कामों पर लगाकर वेस्ट कर दी है। आपको सिर्फ अपने टाइम को सोच समझकर इस्तेमाल करने की ज़रूरत है। जैसे 4 घंटे नेटफ्लिक्स देखने के बजाय सिर्फ 1 घंटा देखिए और बाकी 3 घंटे जरूरी काम कीजिए। आप अपनी एक्टिविटीज भी चेंज कर सकते हैं, जैसे कुछ देखने के बजाय कोई किताब पढ़कर, ताकि आपके फ्यूचर और आपकी ज़िंदगी में इसका मीनिंगफुल कंट्रीब्यूशन हो। वक्त को सोच समझकर इस्तेमाल करने के अलावा आपको ये भी याद रखना होगा कि दूर की सोचने से सक्सेस का सही तरीके से अंदाज़ा लगाया जा सकता है। अगर आपका क्लियर गोल है तो आप प्रेजेंट में फोकस कर सकते हैं और बेहतर फैसले ले सकते हैं। सक्सेस को पाने की दूसरी चाबी है कंसिस्टेंसी, यानी कि किसी काम को लगातार करते रहना, क्योंकि जो काम आप हर रोज करते हैं उससे बहुत फर्क पड़ता है। जैसे कि मान लीजिए कि आप एक फॉरेन लैंग्वेज सीखना चाहते हैं और आप हर एक दिन अपने स्किल्स को बेहतर बनाने और उस एक्टिविटी को लगातार करने में लग जाएंगे, तो जैसे जैसे वक्त गुजरता जाएगा आप अपनी प्रोग्रेस को देखकर चौंक जाएंगे और आपको ये एहसास होगा कि आपने पहले से कहीं ज़्यादा सीख लिया है। तो दूर की सोचना और कंसिस्टेंट रहना आसान तो नहीं होगा, लेकिन कम से कम आप हर दिन कुछ न कुछ करने की कोशिश तो करेंगे। याद रखिए कि रोज छोटे छोटे स्टेप्स लेने से आपको अपने गोल्स तक पहुंचने में मदद मिलेगी। अर्जेंसी यानी किसी काम को जल्दी करना खुद को कुछ प्रोडक्टिव करने की तरफ ले जाने का एक तरीका है। अगर आप ये तरीका इस्तेमाल नहीं करेंगे तो आप चीज़ों को टालते रहेंगे, जिससे आपकी प्रोग्रेस, गोल्स और फ्यूचर में भी देरी होती रहेगी। इसलिए यह बेहतर होगा कि खुद को रिलैक्स करने के लिए ज़्यादा टाइम देना बंद कर दीजिए। आप 90 दिन का पीरियड इस्तेमाल कर सकते हैं, क्योंकि इससे आपको खुद को आगे ले जाने का मौका मिलेगा और आप अच्छी प्रोग्रेस करेंगे। 90 दिन यानी कि 3 महीने अपने गोल को हासिल करने के लिए काफ़ी है। अपने पहले दिन को कल पर टालने के बजाय आपको अभी शुरुआत करने के लिए खुद को पुश करना चाहिए और 4 दिन के काम को सिर्फ 1 दिन में ही पूरा कर देना चाहिए। दूसरा तरीका है बार बार डेडलाइन रखना। अपने गोल्स को छोटे मोटे गोल्स में डिवाइड कर दीजिए और उन्हें रोज लगातार पूरा करते रहिए। जैसे कि अगर आप एक किताब लिख रहे हैं तो इस एक्टिविटी को अलग अलग काम में बांट दीजिए, जैसे आउटलाइन को पूरा करना, पहला ड्राफ्ट बनाना और मैन्युस्क्रिप्ट को एडिट करना। इस तरह से आप अपने प्रोग्रेस को ट्रैक कर सकते हैं और छोटी छोटी सक्सेस से मोटिवेट भी रह सकते हैं। अब जानते हैं अगले चैप्टर के बारे में, मेकिंग मीनिंगफुल यूज ऑफ योर टाइम। आप अपने टाइम को मीनिंगफुली यूज कैसे कर सकते हैं? सबसे पहले तो अपनी छोटी सोच को निकाल फेंकिए, जैसे कि ये सोचना कि मेरे पास तो टाइम ही नहीं है।
अगर आप यही कहते रहेंगे तो शायद आप अपनी ज़िंदगी की जिम्मेदारी लेना ही नहीं चाहते, या फिर आपके अंदर कुछ करने का मोटिवेशन ही नहीं है। अगर आप ऐसा करते हैं तो कुछ भी नहीं बदलेगा, क्योंकि आप किसी भी तरह का बदलाव लाना ही नहीं चाहते। इससे पहले कि आप कुछ करें, आप मोटिवेशन आने का इंतज़ार भी कर सकते हैं। जब आप ये सोचते हैं कि आप एक गोल पर फोकस करने के लिए वक्त नहीं निकाल पा रहे हैं, तो इसका मतलब है कि आप आलसी बन रहे हैं। यह आपका ऐसा कहने का दूसरा तरीका है कि काम जरूरी नहीं है, इसलिए आपके पास इसके लिए वक्त ही नहीं है। मेरे पास टाइम नहीं है, ऐसा कहने के बजाय खुद को और काबिल बनाने वाली स्टेटमेंट कहिए, जैसे कि अभी मेरे पास करने के लिए बहुत काम है, इस काम के लिए अभी मेरे पास शायद वक्त नहीं है, लेकिन जैसे ही बचे हुए काम पूरे हो जाएंगे मैं इसके लिए वक्त निकाल लूंगा। दूसरा, आपको सेल्फ अवेयर यानी खुद के बारे में पता होना चाहिए कि अलग अलग काम पर आप अपने वक्त को कैसे बिताते हैं। इस बात पर ध्यान दीजिए कि सोशल मीडिया पर स्क्रॉल करना और अपनी फाइल्स को ऑर्गेनाइज करने जैसे अनप्रोडक्टिव कामों पर आप कितना वक्त लगाते हैं। ऐसा करने से आप खुद पर अपना कंट्रोल वापस ले लेंगे और अपनी पर्सनल जिम्मेदारी को अपनाना शुरू कर देंगे। अब बेहतर तरीके से अपने वक्त को इस्तेमाल करेंगे और काम को प्रोडक्टिव तरीके से करेंगे। तीसरा, सही तरीके से प्रोडक्टिव बने। इस बात का ध्यान रखें कि जो काम आप रोज कर रहे हैं वो आपके लॉन्ग टर्म गोल से जुड़ा हो। आप खुद से पूछ सकते हैं कि अगर आज मैं इस काम को कर रहा हूँ तो क्या अब से 5 या 10 साल बाद मेरा करियर सक्सेसफुल होगा। अगर आपका जवाब ना है तो थोड़ा एडजस्टमेंट कीजिए। आपको अपनी प्रायोरिटीज़ को पहचानना होगा। इसके बाद उस काम को पूरा करने के लिए अपनी ताकत और एबिलिटीज़ को ढूंढिए। इसके बाद ये सोचकर अपने पैशन को बाहर निकालिए कि किन खास एक्टिविटीज़ को करना आप एंजॉय करते हैं। तो जो काम आपको रोज़ करने चाहिए उनका सही विज़न बनाने के लिए आप इन टिप्स को फॉलो कर सकते हैं। पहला, तो वो काम आपके लिए एक्साइटिंग होना चाहिए ताकि आप उसे करते टाइम बोर ना हो जाएं। दूसरा, आपका टारगेट एक्टिविटी बिल्कुल क्लियर होना चाहिए ताकि आप ये जान सकें कि आपको कहाँ पर फोकस करना है और कहाँ पर नहीं। तीसरा, वो आपके कोर वैल्यूज और ज़िंदगी की फ़िलॉसफी से मैच करनी चाहिए। जैसे मान लीजिए कि आप और भी आज़ादी पाना चाहते हैं। अगर आप ये फ़िलॉसफी फॉलो करते हैं तो आप खुद ब खुद अलग अलग चीज़ें चुन सकते हैं और अपने काम पर फुल कंट्रोल पा सकते हैं। चौथा, कि आपके काम से आपको जिंदा दिल महसूस होना चाहिए, क्योंकि आप उन्हें अपने वैल्यूज और स्किल्स के साथ कर रहे हैं। पांचवी, एक ही ऐसे काम ढूंढिए जो आपको खुद को चैलेंज करने के लिए मजबूर करे, जहां पर आप अपने कंफर्ट जोन से बाहर निकलकर कुछ नया करने की कोशिश कर सकते हैं। ऐसा करने से आप खुद के बारे में और जान पाएंगे और अपनी ज़िंदगी के हर एरिया में बदलाव ला पाएंगे। तो यहाँ तक समझ लेने के बाद अब समझते हैं अगले चैप्टर को, मेकिंग इफेक्टिव यूज ऑफ योर टाइम। अपने वक्त को मल्टीप्लाई यानी बढ़ाने के लिए कुछ टिप्स भी हैं। सबसे पहले तो ये कि सारा काम खुद कैसे किया जाए, इसे समझने में टाइम वेस्ट करने के बजाय किसी से हेल्प मांगिए। जैसे कि जब आप कोई बुक स्पेनिश, जर्मन या फ्रेंच लैंग्वेजेस में चाहिए तो ट्रांसलेटर्स को ढूंढने में वक्त जाया करने के बजाय आपको लोगों से पूछना चाहिए जिनके पास इसकी कॉपीज़ हो। दूसरी टिप है स्मार्ट तरह से सोचना। आपको वीडियो ट्यूटोरियल देखकर या फिर एक कोच रखकर अपने लर्निंग कर्व को छोटा करना चाहिए। ऐसा करने से आप चीज़ों को जल्दी सीख पाएंगे और अपना बहुत सा टाइम बचा पाएंगे। अब मास्टर माइंड सेट भी बना सकते हैं। इसे आप इन तरीकों से कर सकते हैं, जैसे रेपुटेशन में मास्टर करना या फंडामेंटल में मास्टर करना और कुछ सीखने के लिए हमेशा तैयार रहना। रेपुटेशन में मास्टर करने का मतलब है किसी चीज़ को रोज तब तक प्रैक्टिस करना जब तक कि वो स्किल आपके लिए ऑटोमेटिक ना बन जाए। फंडामेंटल में मास्टर करने का मतलब है कि किसी काम को करने से पहले उसके स्टेप्स को सीखना, जैसे वेट एक्सरसाइज कैसे की जाती है वो सीखना, वरना आपको एक्सरसाइज करते समय चोट लग सकती है। दूसरा एग्जाम्पल है इफेक्टिव तरीके से पढ़ाई करने के लिए वो सभी टिप्स सीखना जिससे जो जानकारी आपने याद की है उसे आप भूल न जाएं। याद रखिए कि अगर आप फंडामेंटल को याद नहीं करेंगे और अगर आप कुछ भूल गए तो आपके पास देखने के लिए कोई गाइड नहीं होगा। इसके बाद सीखने के लिए तैयार रहना रिजल्ट्स को पाने में काफ़ी फायदेमंद साबित होता है। अगर आप लगातार सीखते रहते हैं तो आप खुद को ग्रो करके प्रोग्रेस करने का मौका देते हैं। प्रोग्रेस करने के अलावा आपको सबसे ज़रूरी चीज़ पर फोकस करना चाहिए।
आपकी ज़िंदगी पर असर डालने वाले कामों को प्रायोरिटी देकर। कोई काम अभी करना जरूरी है या नहीं ये सोचकर उस काम को करने का सबसे अच्छा तरीका ढूंढकर, एक जैसे काम को साथ रखकर और एक चेकलिस्ट की हेल्प से अपने काम को सिस्टमेटिक बनाकर आप ऐसा कर सकते हैं। तीसरा टिप यह है कि आपको अपने स्किल्स को इम्प्रूव करके या नए स्किल्स सीख कर अपने टाइम को मल्टीप्लाई कर सकते हैं। अपने स्किल्स को पहचानिए, इसके बाद ऐसे काम चूज कीजिए जिससे उन्हें बेहतर बनाया जा सकता है। जैसे कि अगर आपको ऑफिस में गूगल स्प्रेडशीट पर काम करने की ज़रूरत है तो आप एक छोटा सा कोर्स करके या यूट्यूब पर उसके वीडियोज को देखकर उसे यूज करना सीख सकते हैं। तो जब आप ये जान जाएंगे कि आपने टाइम को सही तरीके से कैसे इस्तेमाल करें तो अब उसे स्टोर करना शुरू कर दीजिए। पैसे बचाकर आप ऐसा कर सकते हैं क्योंकि पैसा आपको फ्यूचर में कई मौके दे सकता है। आप इसे बिजनेस या अपने करियर में इन्वेस्ट कर सकते हैं। बहरहाल वक्त के साथ पैसा आपके ऑप्शंस को भी मल्टीप्लाई कर देता है। अपने खर्चों को अपनी सैलरी के हिसाब से रख कर आप एक स्मार्ट कंज्यूमर भी बन सकते हैं। जैसे मान लीजिए आप $900 का फ़ोन खरीदना चाहते हैं लेकिन आप हर घंटे में सिर्फ $15 कमाते हैं, तो आपको इस बात पर ध्यान देना चाहिए कि उस अमाउंट को पूरा करने के लिए आपको कितना वक्त और एफर्ट लगाने की ज़रूरत है। इसके बाद खुद से पूछिए कि एक फ़ोन पर इतना पैसा खर्च करना ठीक है या फिर आपका काम एक सस्ते मॉडल से भी चल जाएगा। आपके वक्त की कीमत को बनाए रखने वाले काम करने से आप पैसे का इस्तेमाल अपना वक्त बचाने के लिए कर सकते हैं, जैसे नए स्किल सीखना या अपने बिजनेस या जॉब के साथ में कोई नया काम करना। जितना ज़्यादा वक्त आप काम की चीज़ों पर लगाएंगे उतना ज़्यादा आप पैसा कमाएंगे। तो यहाँ तक काफ़ी सारे कॉन्सेप्ट क्लियर हो चुके हैं। अब अगले चैप्टर की बारी है डेवलपिंग एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी फोकस। सच तो यह है कि आप टाइम को कंट्रोल नहीं कर सकते, लेकिन हाँ आप अपने फोकस को कंट्रोल जरूर कर सकते हैं। जो भी काम आप करते हैं और जितना वक्त उसमें लगाते हैं वो बहुत कीमती होता है, क्योंकि आपके पास लिमिटेड एनर्जी और टाइम होता है। इसलिए किसी काम को पूरा करने के लिए आपका बढ़ा हुआ फोकस ही वो इकलौता रिसोर्स है जिसका आप इस्तेमाल कर सकते हैं। याद रखिए कि जब भी आप फोकस करें तो आपको इन चीज़ों से बचना है। पहला तो ये है कि एक काम से दूसरे काम पर ना कूदें, क्योंकि ऐसा करने से आपके कंसंट्रेशन के मोमेंटम में ब्रेक आ जाता है। दूसरा है कि फोकस आवर के दौरान किसी भी चीज़ को खुद को रोकने न दे, वरना उसे दोबारा लाना मुश्किल हो जाएगा। तीसरा है अपने ईमेल्स और नोटिफिकेशंस को चेक करने से बचिए, क्योंकि इससे आपका ध्यान इधर उधर भटकेगा। चौथा है कि आपको शुरुआत में फालतू के कामों पर ध्यान नहीं देना चाहिए, क्योंकि उन्हें पूरा करने में आपकी एनर्जी कम होने लगेगी। इसके बजाय जरूरी काम पर अपनी एनर्जी और फोकस लगाइए। अपने फोकस के इस्तेमाल से ज़्यादा प्रोडक्टिव बनने के लिए ये टिप्स आपकी हेल्प कर सकते हैं। पहला तो ये है कि सही काम या टास्क को पहचानिए और उसे करने में कम से कम 45 मिनट तक फोकस कीजिए। दूसरा है डीप कंसंट्रेशन की प्रैक्टिस कीजिए और सभी डिस्ट्रैक्शन को दूर करने की कोशिश करें। तीसरा है 80-20 प्रिंसिपल के इस्तेमाल से लेजर शार्प फोकस डेवलप कीजिए। ये रूल कहता है कि 80% रिजल्ट पाने के लिए आपको 20% एक्शन लेना चाहिए। जैसे कि जब आप एक नई किताब लिखकर उसे रिलीज करते हैं तो आप ऐड के जरिए उन्हें हजारों रीडर्स तक पहुंचाते हैं। ये प्रमोशन का एक मार्केटिंग टूल बन जाता है जो आपके वक्त और एफर्ट का सिर्फ 20% लेता है। लेकिन जितने भी रीडर्स आप बुक को खरीदेंगे उनसे और सैलरी से आपको 80% रिजल्ट मिलेंगे। अब जरा खुद से पूछिए कि क्या आपके काम में 80-20 प्रिंसिपल अप्लाई होता है। अगर नहीं तो अगली बार इसे काम पर अपना फोकस वापस ले जाइए जो आपको ज़्यादा फायदा दे। 80-20 प्रिंसिपल के अलावा आप फ्लो स्टेट को समझकर खुद को फोकस डेवलप करना सिखा सकते हैं। फ्लो स्टेट ऐसा स्टेट होता है जहां पर आपका ब्रेन किसी काम में पूरी तरह लगा हुआ होता है। जब कोई काम करते समय आपको एहसास ही ना हो कि कितना वक्त बीत गया है तो उस वक्त आप फ्लो स्टेट में होते हैं। और ऐसा इसलिए होता है क्योंकि जब आप फ्लो स्टेट में होते हैं तो आप अपने काम को एंजॉय कर रहे होते हैं। आपको आसपास की चीज़ों और थॉट से कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि आप मेंटल फोकस खुद ब खुद सभी डिस्ट्रैक्शंस और नेगेटिविटी को दूर कर देता है।
तो अब जब आपको इससे होने वाले फायदों के बारे में पता चलता है, तो आइए अब उन स्टेप्स की बात करते हैं जो आपके माइंड को फ्लो स्टेट पे ले जाने में हेल्प करेंगे। पहला है, डेली के रूटीन बनाएं और उन्हें स्ट्रिक्टली फॉलो कीजिए। किसी इंस्पिरेशन का इंतजार मत कीजिए, बस काम करना शुरू कीजिए। आप हर रोज उसी वक्त और उसी सेम जगह पर रहकर भी अपने रूटीन को फॉलो कर सकते हैं। अपने रूटीन को शुरू करने के लिए आप एक ट्रिगर का इस्तेमाल भी कर सकते हैं। जैसे काम करने से पहले मेडिटेशन करना माइंड को फोकस करने के लिए तैयार कर देता है। दूसरा है, नोटिफिकेशंस बंद करके हेडफोन लगाकर और अपने आसपास के लोगों को आपको डिस्टर्ब न करने के लिए कहकर आप डिस्ट्रैक्शन को दूर कर सकते हैं। ऐसा करने से आप अपने माइंड के फ्लो स्टेट को बनाए रख सकते हैं और आपको काम करते समय बीच बीच में रुकना नहीं पड़ेगा। अपने काम के अलावा कुछ और करने से भी आप अपने फोकस करने की एबिलिटी को बढ़ा सकते हैं। ये अपनी हॉबीज़ फॉलो करना भी हो सकता है जिन्हें करने में आपको मज़ा आता है। यह अपने कंसंट्रेशन को बढ़ाने के लिए बुक्स पढ़ना, खुद को बोर होने देना या फिर समय समय पर ब्रेक लेना हो सकता है। तो इन्हीं सारी बातों के साथ हम पहुंच गए हैं इस समरी के कंक्लूजन पर। आइए एक बार फिर से रिपीट करते हैं कि हमने क्या सीखा। तो मुद्दा मामला ये है कि सबसे पहले आपने सीखा कि सही वक्त पर सही काम में अपनी एनर्जी लगाना प्रोडक्टिविटी कहलाता है। ऐसा जरूरी कामों को पहचान कर अपने एनर्जी लेवल को बढ़ाकर अपने फोकस को बेहतर बनाने के लिए डिस्ट्रैक्शन को अलग करके किया जा सकता है। दूसरा, आपने समझा कि वक्त बहुत ही कीमती होता है। आपको अपना वक्त और एनर्जी बीते हुए कल और आने वाले कल पर नहीं लगाना चाहिए। इसके बजाय प्रेजेंट पर फोकस कीजिए। पास्ट से जो भी आपने सीखा और फ्यूचर के लिए जो आपने प्लान किया है उसे अप्लाई कीजिए। तीसरा, आपने सीखा कि समय को इफेक्टिव तरीके से कैसे इस्तेमाल करना है। इसमें अपनी ज़िंदगी की पूरी जिम्मेदारी लेना शामिल है, जहां पर आप अहम कामों पर समय लगाकर और आपको लिमिट में बांधने वाले थॉट से दूर रहकर अपने कंट्रोल को वापस पा सकते हैं। चौथा, आपने अपने वक्त का ज़्यादा से ज़्यादा इस्तेमाल करना सीखा। आप जिन कामों को अकेले करने की कोशिश करते हैं, आप उस वक्त को कम करने के लिए दूसरों से मदद ले सकते हैं। आप फंडामेंटल में मास्टरी करना सीख सकते हैं ताकि आपके पास क्लियर गाइडलाइंस हो। इनके अलावा आप अपने वक्त को ऐसे कामों में भी लगा सकते हैं जो आपके स्किल्स को बेहतर बना सकती है। पांचवा, आपने ये सीखा कि वक्त को सही से इस्तेमाल करने के लिए फोकस बहुत ज़रूरी होता है। आप 80-20 प्रिंसिपल अप्लाई कर सकते हैं और अपने वक्त का पूरा इस्तेमाल करने के लिए फ्लो स्टेट में जा सकते हैं। और अब सबसे इम्पोर्टेंट बात, यानी कि 10 बातों की एक बात, आपने वक्त को समझना बहुत ज़रूरी है। ये आपको अपनी ज़िंदगी पर कंट्रोल पाने का मौका देता है। याद रखिए कि आप वक्त को वापस नहीं ला सकते। हर एक पल को सही जगह लगाइए और हर रोज़ प्रोडक्टिव बनने की कोशिश कीजिए। और इसी के साथ ये समरी यहीं पर कंप्लीट होती है। इस समरी का कौन सा पार्ट आपको सबसे अच्छा लगा, ये कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखिए। आपसे फिर होगी मुलाकात, तब तक रखिए अपना बेहतर ख्याल और सुनते रहिए समरी फॉर यू। जय हिंद, जय भारत।